हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 9 द्रव आदि विज्ञान की, और ये इसकी वीडियो नंबर 2 रहने वाली है। वीडियो नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और वीडियो नंबर 2 से हम विपाक को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक बार इसका हम थोड़ा सा रिविजन करा देंगे वीडियो नंबर 1 का। ठीक, देखो, द्रव आदि विज्ञान, जैसे कि आप चैप्टर के नाम को ही समझ देख सकते हो कि द्रव आदि यानी कि जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने द्रव्य के बारे में देखा। देखो, द्रव्य कुछ भी हो सकता है। सर्व द्रव्यम पंच महाभौतिकम, संसार में जितनी भी वस्तुएं प्रेजेंट होती है, जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती है, वो सभी द्रव्य ही कहलाती है, क्योंकि द्रव्य के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही चीज आ जाती है। ठीक, एंड द्रव्य के हम श्रेष्ठता देखते हैं। तो हमने जो द्रव्य को बताया गया वो द्रव्य श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि द्रव्य के अंदर ही रस होता है, गुण होता है, वीर्य होता है, विपाक होता है, कर्म और प्रभाव होता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जो आपको रहने के लिए जगह दे वो क्या होता है? आश्रय होता है। जो आपके अंदर रहे वो क्या हो जाता है? वो आश्रय हो जाता है। जैसे अगर आप अपने शरीर को ही बात करें, अगर आप अपने शरीर को एक आश्रय मानते हो, किसका आश्रय मानते हो? लंग्स का, हार्ट का, किडनी का। वो आप कहाँ रहते हैं? आपके सारे शरीर में है, तो वो आश्रय हो जाएंगे और आपका शरीर आश्रय हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके घर की, तो आपका घर आश्रय हो जाएगा, क्योंकि वो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, आप रह रहे हो इसलिए आश्रय हो जाता है। इसी प्रकार से जो द्रव्य होता है वो भी आश्रय हो जाता है, क्योंकि वो रहने के लिए जगह देता है, क्योंकि द्रव्य के अंदर ही तो गुण होता है, कर्म होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि आपका जो मोबाइल है वो एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इसके खुद के गुण होता है। भाई, उसका एक कलर है, ठीक है, उसका एक और क्या गुण हो सकते हैं? उसको एक कैमरा है, इतने मेगापिक्सल कैमरा है। ठीक है, ये सब इसके गुण हो गए। ठीक है, इसका कर्म होता है, वो फोन आपका चलता है, इसमें व्हाट्सएप चलता है, ठीक है, इंस्टा चलता है, जो भी है। तो ये सब कर्म हो जाते हैं। तो इसी तो प्रकार के हर एक द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक जो भी होते हैं वो किसी द्रव्य के अंदर रहते हैं। जैसे अगर हम एक बात करें एक औषध की, ठीक है, जैसे हम मदन फल की बात कर लेते हैं, जो कि एक वमन द्रव्य होता है। ठीक है, अब मदन फल है, एक द्रव्य है, तो उसके अंदर क्या होगा? मदन फल एक द्रव्य है, उसके अंदर कुछ उसका रस भी होगा। ठीक है, कटु है, कसाय है, तिक्त है। ठीक है, कुछ गुण भी होगा उसका कि वमन कारक होता है। ठीक है, वो तो कर्म हो जाएगा। गुण भी होगा, उसका कलर कैसा है। ठीक है, उसका कुछ एक विवेक पावर भी होगी, एक उसका विपाक भी होगा, मतलब उसका भी एक पाचन होगा। ठीक है, उसका एक कर्म होगा, उसका एक प्रभाव होगा। तो ये सभी चीजें किसके अंदर आती है? द्रव्य के अंदर आती है। इसलिए हम यहाँ पर द्रव्य को आश्रित बोलते हैं, आश्रय बोलते हैं, और ये जो भी द्रव्य के अंदर रहते हैं उनको हम आश्रय कहते हैं। ठीक, फिर बताया कि द्रव्य पंच भौतिकता। पंच भौतिकता आपको बिल्कुल क्लियर है। जितने भी द्रव्य होते हैं वो सारे 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। 5 महाभूत कौन कौन से? सिक्वेंस से आपको याद रखने हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। देन उसके बाद आता है अधिष्ठान। अधिष्ठान, देखो अधिष्ठान क्या बताया गया है? देखो, पृथ्वी महाभूत। बस आपको याद रख लेना है कि जो जितने भी द्रव्य है उनका अधिष्ठान पृथ्वी महाभूत बताया गया है, यानी कि पृथ्वी महाभूत के अधिष्ठान को लेकर ही सभी जो द्रव्य है वो उत्पन्न होते हैं। फिर हम बात करते हैं द्रव्य उत्पत्ति की। तो द्रव्य जो उत्पन्न होते हैं वो जल से यहाँ पर बताए गए हैं। देन अग्नि, वायु, आकाश, जब ये तीनों चीज आपस में मिल जाते हैं, इनका जो समवाय रिलेशन होता है वो किसी चीज को क्रिएशन करने का और डाइवर्सिटी करने का कारण होता है। ठीक है, इतना आपको 5 महाभूत के एक एक अलग अलग करके दिखा दिया है कि पृथ्वी महाभूत को यहाँ पर अधिष्ठान बताया गया है, बेसिस बताया गया है, और जल को यहाँ पर उत्पत्ति का कारण बताया गया है। और इन तीनों महाभूत को एक साथ समवाय रिलेशन, समवाय आप जानते ही हो कि दो वस्तु का एक ऐसा रिलेशन होता है कि एक के बिना दूसरा नहीं जिएगा, दूसरे के बिना एक पहला नहीं जिएगा। ठीक है, ये तीनों चीज मिलकर ही जो हमारे प्रकृति, हमारा संसार है, या कोई भी जो द्रव्य है उसमें क्या क्रिएशन करना है, क्या डाइवर्सिटी करनी है, सब इनका कारण होते हैं। ठीक, फिर उसका नामकरण देखते हैं। तो नामकरण कैसे बताया गया है कि जिस महाभूत की अधिकता होती है उसी के अनुसार उसका नामकरण हो जाता है। जैसे हम रस के बारे में देखेंगे कि 6 रस होता है, और उन 6 रस के अंदर जो जो महाभूत प्रेजेंट होता है उसी के अनुसार उनमें रस पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें मधुर रस की, तो मधुर रस में 2 महाभूत होते हैं, पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल महाभूत होने की वजह से उसमें कौन सा रस हो जाता है? मधुर रस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नामकरण होता है। फिर हमने आगे बात करी द्रव्य के रस व अनुरस की उपस्थिति। रस क्या होता है? कि जो भी द्रव्य में जो स्पष्ट होता है, मतलब जो भी रस इंद्रिया, जो आपकी जो रसन इंद्रिया है, मतलब जो आपकी जीवा है, अगर उसको ग्रहण कर लेती है तो वो रस होता है। अनुरस क्या होता है? कि रस को ग्रहण करने के बाद जो लास्ट में थोड़े समय के लिए आता है उसको हम कहते हैं अनुरस। देखो, आपने अगर कोई द्रव्य खाई होगा, तो जैसे कि मान लो एक पल्स की जो टॉफी है, ठीक है, वो शुरुआत में आपको मीठी लगती है, लेकिन बाद में आपको थोड़ी सी वो कैसी लगती है? मसालेदार सी लगती है कुछ। ठीक है, वैसे तो वो बस वो थोड़े समय के लिए लगती है, लेकिन पल्स थोड़े ज़्यादा समय के लिए लगती है। ठीक, ऐसे ही आप समझ सकते हो पल्स की टॉफी से कि जो शुरुआत में मीठी लगती है, बाद में थोड़ा सी कसाई रस, मतलब कोई अलग रस हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो, लेकिन वो बहुत थोड़ी समय के लिए आता है, इसलिए हम इसको अनुरस की कैटेगरी में रखते हैं। देन उसके बाद हमने बात की द्रव्य की बहुदोषता। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार जो द्रव्य 5 महाभौतिक होते हैं, उसी प्रकार जो रोग होते हैं वो भी सभी दोष से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर हम द्रव्य में रस, गुण और स्थिति बताई गई है कि द्रव्य के अंदर रस भी होता है, और मतलब जो भी हमारे 5 महाभूत होते हैं, ठीक है, जिनसे देखो जो भी 5 महाभूत होते हैं उनसे जो भी द्रव्य होते हैं वो रस और गुण आदि गुणों से आश्रय होते हैं। ठीक है, ये गुण इनके अंदर अंदर आश्रय होते हैं। तो यहाँ पर रस में गुण का होना सहचार्य वश होता है।
मतलब जो भी रस होगा उनमें कोई ना कोई गुण तो होगा ही होगा। वो कैसे होता है? सहचारी रस होगा, मतलब रस में गुण होना ही होना है, ये कंपलसरी है। ठीक, इतना आपको समझना है। फिर उसके बाद हमने बताया कि द्रव्य के पंच महाभूति के लक्षण आदि बताए कि पृथ्वी आदि द्रव्य होता है, गुण बताए, गुरु होता है, पृथ्वी स्थूल होता है, स्थिर होता है, गंध होता है, इसके कुछ कर्म बताए। ठीक है, देन आपके द्रव्य के यहाँ पर जो गुण बताए, द्रव बताए, मंद, शीत, सांद्र, गुरु, स्निग्ध और रसलोभन। देखो ये सारी बातें हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है, मैं बार बार अगर आपको ऐसे कराऊंगा तो आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए वो भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक बार इनको खुद से रीड करना है। मैं आपको फिर से रिवाइज क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपने जो पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है उनका आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर सके और चीज़ों को याद कर सके। देखो हमारे आयुर्वेद में याद करने का बहुत है, इसलिए यहाँ पर आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी। मैं खुद बहुत बार बोल जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये देखो कॉन्सेप्ट समझना अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, लेकिन चीज़ों को आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना भाई। आप एक अल्टीमेटली एक डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग्स है, क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपको चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो उसके बाद हम गति के अनुसार भी द्रव्य हमने बता दिए थे कि ठीक है, कि अगर देखो अगर अग्नि और वायु महाभूत है, वो हल्के महाभूत है, तो वो क्या कैसे गति कराते हैं? वो ऊपर की ओर, जिसको हम अर्धगामी, जिसमें वामक द्रव्य आ जाते हैं। और जल और पृथ्वी एक यहाँ पर एक भारी द्रव्य होते हैं, भारी महाभूत होते हैं, जो गति कराते हैं वो अधोगामी नीचे की तरफ कराते हैं, जिसमें कि विरेचक द्रव्य आ जाते हैं। ठीक है, द्रव्य के कुछ वीर्य बता दिए। आचार्य चरक के अनुसार वीर्य क्या होता है? कि द्रव्य जिससे कोई कार्यकारी करता है, मतलब कोई भी द्रव्य जिससे कार्य करता है उसे हम वीर्य कहते हैं। वीर्य के बिना कोई कार्य नहीं होता। जो सभी जो कार्य होते हैं वो वीर्य के ही वीर्यकृत होते हैं। आचार्य भागवत ने अष्टवीर्यवाद बताया, मतलब 8 प्रकार के वीर्य होते हैं। गुरु, स्निग्ध, शीत, मृदु आप याद कर लेना, इनके अपोजिट आप 4 कर देना। उसमें कुछ पॉइंट बताए कि हाँ, मतलब समर्थन किया है कि हाँ अष्टवीर्यवाद होता है। जैसे कि जितने भी गुण होता है, जितने समस्त गुणों का सार अष्टवीर्यवाद होते हैं। जठराग्नि संयोग के बाद भी इन वीर्य में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, और यही और इनमें शक्ति का अधिकता होती है, इनमें सबसे ज़्यादा अधिक शक्ति होती है, तो ये कुछ सपोर्ट भी करेगा ये अष्टवीर्यवाद। फिर द्विविध वीर्यवाद आचार्य सुश्रुत ने बताया। उन्होंने बोला कि नहीं, द्रव्य केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक उष्ण द्रव्य होता है, एक शीत द्रव्य होता है। अब जितने भी उष्ण द्रव्य के यहाँ पर कर्म आते हैं वो लिख देना, और शीत द्रव्य के यहाँ पर कम लिख देना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये वीर्यवाद हो जाता है। देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया था वो बच गया था विपाक। विपाक क्या होता है? अगर आप विपाक को नाम को समझोगे तो वो 2 चीज़ से मिलकर बना है, वी प्लस पाक। वी प्लस पाक यानी देखो, पाक का मतलब होता है डाइजेशन, और वी का मतलब होता है यहाँ पर पोस्ट डाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी पोस्ट डाइजेशन के बाद जो भी आपके रस में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं विपाक। तो फिर से समझो, पाक का मतलब जो भी आप आहार रस खा रहे हो उसका जो पाचन हो रहा है वो होता है पाक। और वी का मतलब होता है कि बाद में, वी का मतलब क्या होता है? बाद में, यानी कि जो पोस्ट डाइजेशन में जो भी आपके रसों में जो चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं विपाक। उसकी परिभाषा देखते हैं। आचार्य भागवत ने इसकी जो परिभाषा बताई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो भी मैं श्लोक लिखता हूँ ना तो समझ लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है। ठीक है, वैसे तो मैं श्लोक कम ही लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा श्लोक आपको याद आते ही नहीं है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम टाइम पे इतने श्लोक याद करे थे, कॉपी भी बनाई थी, लेकिन जब बात आई थी लिखने की तो मैं वहाँ लिख ही नहीं पाया। मतलब श्लोक लिख पाए लेकिन उतने नहीं लिख पाए। जैसे मैंने मान लो कि अगर 100 श्लोक याद किए हैं तो उसमें से बस मुझे 10-15 श्लोक याद आ रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, वो भी पूरे याद नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ श्लोक कम लिखा करो, मतलब कम लिखने का मतलब कम याद करा करो, और जितने भी याद करा करो उन्हें अच्छे से करा करो बार बार। देखो मैंने कहाँ कमी कर दी थी भाई? देखो मैंने 100 श्लोक याद करे, मान लो मैंने एक सब्जेक्ट में 100 श्लोक याद किए, अगर 100 श्लोक को मैं केवल 3 से 4 बार पढ़ पा रहा हूँ तो मुझे वो बस उनका मतलब पता है, मैं उनको मतलब पता, वो मुझे याद नहीं है, रट नहीं पा रहा मैं उनको। लेकिन वही मैं अगर 20 से 30 श्लोक करता हूँ, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 3 से 4 बार जगह क्या हो जाएंगे, ये 12 से 20 बार हो जाएंगे, तो ये तो मुझे परमानेंट याद हो गई ना। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ श्लोक कम होने चाहिए, लेकिन जो भी आप श्लोक कर रहे हो याद रखना वो आपको याद होने ही चाहिए, रटे होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी हम विपाक की परिभाषा में इसलिए यहाँ पर श्लोक बताया क्योंकि ये श्लोक आपके आगे भी काम आएगा। जब आप विपाक आगे पढ़ोगे ना द्रव्य गुण में, तो वहाँ पर भी वो आएगा। सेकंड प्रॉफ की बात है, अभी के लिए आप समझो। देखो परिभाषा क्या है, जठारिनेन अग्निना योगाद दुदेदिस रसांतरम रसाना परिणाम मानते स विपाक इति स्मरता। देखो यहाँ पर क्या बताया, देखो जठारन जो वर्ड लिया गया है ना वो लिया गया अमाशय से, अमाशय से अग्निना। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जब आपका कोई भी द्रव्य, कोई आहार जब आपके अमाशय के अंदर आता है और उसमें जो अग्नि वर्क करती है, कौन सी अग्नि वर्क करती है, जो जठराग्नि जब वर्क करती है, तो उसके योग की वजह से उसके जो रस में अंतरम, उसके रस में जो बदलाव आता है, ठीक है, उसके रस में जो बदलाव आता है, एंड रसनम परिणाम, बदलाव आने के कारण जो रस होता है उसके परिणाम को हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। देखो इसको समझो। देखो आपने कोई भी द्रव्य का सेवन किया, उस द्रव्य, वो आपका द्रव्य कहाँ पर गया, अमाशय में पहुंच गया। मान लेते हैं कि आपका वो अमाशय में पहुंच गया। ठीक, अब वो अमाशय में सहयोग करता है जठराग्नि के साथ।
अमाशय में संयोग करता है जठर अग्नि के साथ। अब जठर अग्नि का संयोग करने के बाद उसके जो रासायनिक बदलाव आएगा, मतलब जो केमिकल चेंज आएगा, मतलब उसका जो भी रस होगा उसमें जो बदलाव आएगा उसे हम कहते हैं विपाक, यानी रासायनिक परिवर्तन। मतलब उसको जो केमिकल फॉर्मूला में जो भी चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विपाक। समझ में आया? यानी आपने कोई भी द्रव्य सेवन किया है, कोई भी द्रव्य सेवन करने के बाद आपकी जो अमाशय में पहुंचता है और अमाशय में जब जठर अग्नि के साथ संयोग करता है तो उसके गुणों में परिवर्तन आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विपाक कहलाता है। ठीक है, विपाक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि रसयुक्त द्रव्य को जठर अग्नि द्वारा पाक हो जाने के पश्चात जो भी उसके रस अंतरम, मतलब जो अन्य रस होते हैं उनमें जो परिवर्तन आता है उसको हम विपाक कहते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एंड इफेक्ट। ठीक है, यही आप बोल सकते हो। ठीक, तो एक बार आप फिर से देखिए, देखो इसको आप फिर से समझो। जठराग्नि अग्निना, यानी कि जो भी द्रव्य आपके अमाशय के अंदर आता है तो उस पर अग्नि यहाँ वर्ड लिया गया है जठराग्नि से, तो उस पर जठराग्नि वर्क करती है, उसके योग से, मतलब जठराग्नि जब सहयोग करती है तो उसके योग से जब उसके जो रसनों में परिवर्तन आता है ना, मतलब जो रसों में परिवर्तन आता है उसी रस का जो परिणाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। ठीक है, विपाक क्या होता है, कोई द्रव्य जब आपके अमाशय के अंदर आता है तो उस पर जठराग्नि संयोग करती है, जठराग्नि संयोग करने के बाद उसके रस में परिवर्तन आता है, उसके रसों में चेंज आता है, जो चेंज आया हुआ है रस में उसका जो परिणाम होता है उसे हम विपाक कहते हैं, जो कि इसका जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान अध्याय नंबर 9, आपको ये याद रखना है। फिर उसका भेद देख लेते हैं। देखो भेद 3 प्रकार के, मधुर विपाक, अमल विपाक, कटु विपाक। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी आपने द्रव्य लिया, वो आपके अमाशय में गया, उस पर जठराग्नि संयोग करी तो उसके रसों में जो परिवर्तन आया उसके हम विपाक कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इस द्रव्य के अंदर हम ऐसे द्रव्य का सेवन करते हैं जो मधुर रस हो, ठीक है, मधुर रस हो या लवण रस हो। ठीक है, आपने मान लो ऐसे द्रव्य का सेवन किया जो मीठा हो और थोड़ा नमकीन हो। ठीक, अब वो द्रव्य आप मुझे बताएगा वो द्रव्य क्या हो सकता है जो मीठा और नमकीन हो। ठीक है, जैसे खट्टे मीठे नमकीन होते हैं ना, वो मीठा लगता है और थोड़ा नमक लगता है। ठीक, मैंने आपको बता दिए। वो आपके अमाशय में गई, अमाशय में सहयोग करेगा, अमाशय में जठराग्नि उसके साथ सहयोग करेगी, उसके रसों में परिवर्तन आएगा और जो विपाक बनेगा वो बनेगा मधुर विपाक। याद रखना कि जिस प्रकार के द्रव्य का आप सेवन करते हो, यानी मधुर और लवण का सेवन कराए तो विपाक मधुर होगा। यहीं पर अगर आप अमल रस का सेवन करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे द्रव्य का सेवन करते जो रस में अमल हो तो यहाँ पर अमल विपाक हो जाता है। और यदि आप यहाँ पर कटु, तिक्त, कसाई में कोई से भी रस का सेवन करते या तीनों ही रस का सेवन करते तो आपका विपाक कैसा होता है, कटु विपाक होता है। ठीक है, इन तीनों रस का विपाक कटु विपाक होगा, इस केवल एक रस का विपाक अमल ही होगा और इन 2 रस का यहाँ पर मधुर विपाक होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भेद बताए गए हैं कि मधुर विपाक मधुर लवण, अमल विपाक अमल रस, ठीक है, कटु विपाक कटु कसाई। यानी कि यदि आप मधुर और लवण रस का सेवन करते हो तो मधुर विपाक, अमल रस का सेवन करते हो तो अमल विपाक, कटु तिक्त कसाई का सेवन करते हो तो कटु विपाक। आचार्य चरक ने 3 माने, आचार्य सुश्रुत ने 2 माने, उन्होंने अमल विपाक को नहीं माना है, भागवत ने भी 3 माने हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसके विपाक के गुण बताए गए, रस के समान होते हैं, विपाक के जो गुण होते हैं वो रस के समान होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मधुर विपाक का सेवन कर रहे हो, मधुर रस का सेवन कर रहे हो तो विपाक भी कैसा होगा, मधुर विपाक ही होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अमल रस का सेवन करते तो अमल विपाक होता, उसी के अनुसार मतलब जो अमल रस के गुण होते वही अमल विपाक के गुण होंगे, जो मधुर रस के गुण होंगे वही मधुर विपाक के गुण होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं द्रव्य के स्वभाव के बारे में। देखो, कुछ द्रव्य रस के द्वारा, कुछ पाक या कुछ विपाक के द्वारा, कुछ गुण के द्वारा या कुछ वीर्य के द्वारा, कुछ प्रभाव के द्वारा कार्य करते हैं। यानी कि जो भी द्रव्य होता है उन द्रव्य में जो कोई गुण होता है, कर्म होता है, रस होता है या विपाक होता है, वीर्य होता है, उनके द्वारा कोई ना कोई कार्य करता है। ठीक है, हर एक द्रव्य कोई ना कोई कार्य करता है। तो इसके पीछे का रीजन बताया है, कोई द्रव्य रस के द्वारा कर सकता है, कुछ पाक के द्वारा कर सकता है, जो कोई रस के द्वारा कर सकता है, कुछ पाक के द्वारा यानी विपाक, पाक यानी विपाक एक बात है। ठीक है, या कुछ गुण के द्वारा कर सकता है, कोई वीर्य के द्वारा कर सकता है, कोई प्रभाव के कारण कर सकता है। मतलब जो भी इसकी डोमिनेंस जिसकी होगी वो उसके द्वारा कार्य कर सकता है। ठीक है, एक ही कारण होता है, मतलब कोई भी इनमें से कोई 1 या 2 कारण हो सकता है किसी द्रव्य के कारण करने का। ठीक, प्रबल प्रभावी, यहाँ पर प्रबल प्रभावी क्या बताया गया है कि जो रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, इन सब में जो भी प्रबल होगा वो उसी के अनुसार कार्य होगा। ठीक है, आप देखते भी होंगे जो व्यक्ति डोमिनेंट होता है या जो व्यक्ति ताकतवर होता है उसी के अनुसार ज़्यादातर कार्य होते हैं। जैसे द्रव्य में रस आदि का मतलब यहाँ पर होता है कि वीर्य हो गया, विपाक हो गया, प्रभाव हो गया, गुण हो गया। ठीक है, इनमें जो बलवान होता है, ठीक है, अन्य
अन्य मतलब दूसरे कम बलवान को परास्त कर देता है, ठीक है, मतलब जो कम बलवान है उसको परास्त कर देता है, एंड द्रव्य कर्म से कारण बन जाता है, ठीक है, द्रव्य कर्म से कारण बन जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई द्रव्य है, इसमें मान लो कि रस भी है, वीर्य, विपाक भी है, मान लो कि विपाक सब में ज़्यादा ताकतवर है, तो इस द्रव्य का जो कर्म होगा वो किसकी वजह से होगा, उस विपाक की वजह से होगा। मान लो प्रभाव ज़्यादा ताकतवर है इन सब में, तो प्रभाव की वजह से होता है, और यदि रस ज़्यादा होता तो रस की वजह से होता है, ठीक है। वो हर एक द्रव्य अलग अलग होता है, तो हम कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकते, ठीक है। किसी द्रव्य में रस ज़्यादा, रस के अनुसार कार्य होता है, किसी में वीर्य, ठीक है, वो होता है उनकी प्रबलता के अनुसार, उनकी डोमिनेंस के अनुसार। फिर आगे बताया गया है कि विरोधी गुण के संयोग से बलिष्ठ अल्प बल को जीत लेता है, मतलब जो विरोधी गुण होता है, ठीक है, जिसका कम बल होता है उसको वो हरा देता है, खुद जीत जाता है और उसके अनुसार द्रव्य कार्य करता है। देन उसके बाद बताया रस आदि का स्वाभाविक बल, यानी कि इनका स्वाभाविक मतलब एक नेचुरल स्ट्रेंथ के बारे में बताया जा रहा है द्रव्य के। जैसे द्रव्य में रस होता है, गुण होता है, वीर्य होता है, विपाक होता है, तो सब में ज़्यादा जो बल होता है वो होता है प्रभाव का, ठीक है। अगर हम एक नेचुरल स्ट्रेंथ की बात करें तो सब में ज़्यादा जो बल होता है वो प्रभाव का। देखो जब आप आगे भैया मैं सेकंड प्रॉप में जाओगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट आएगा द्रव्य गुण, तो आप उस द्रव्य गुण में देखोगे कि जो द्रव्य होता है वो अलग अलग अनुसार कर्म करता है, ठीक है। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि रस के द्वारा कार्य करता है, विपाक के द्वारा, सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक नेचुरली बात करें, एक सीक्वेंस से बात करें तो सब में ज़्यादा जो बलवान होता है वो प्रभाव के अनुसार होता है, यानी प्रभाव के अनुसार जो द्रव्य होता है वो कार्य करता है, पर जरूर नहीं हर बार प्रभाव की वजह से ही करेगा। फिर आगे बात बताया गया कि बल की समानता होने पर रस को विपाक, रस एंड विपाक को वीर्य, रस विपाक को प्रभाव, नेचुरल स्ट्रेंथ, मतलब यही वाला पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। अगर नेचुरल वाली बात है, रस को डोमिनेट करता है विपाक, विपाक को डोमिनेट करता है वीर्य, और वीर्य को डोमिनेट करता है प्रभाव। अब हमारे लास्ट टॉपिक बचा है प्रभाव क्या होता है, प्रभाव इफेक्ट, यानी प्रभाव होता क्या है। तो इसकी परिभाषा में हमने एक श्लोक लिखा है जो कि आपको याद करना है, रस आदि साम्य, यानी जो रस आदि आप जानते हैं ना, रस आदि जो रस है, गुण है, वीर्य, विपाक, प्रभाव है, ये जब साम्य हो जाए, किसी भी द्रव्य के जितने भी रस, गुण, वीर्य, विपाक जब साम्य हो जाए, मतलब समान रहे, ठीक है, तो यत् कर्म विशिष्ट तत्व प्रभाव जनम, मतलब कोई विशिष्ट कार्य होता है, मतलब कोई विशिष्ट कर्म होता है जिसकी वजह से वो कार्य करता है, उसी को हम प्रभाव कहते हैं। देखो प्रभाव को फिर से समझो कि जो कोई द्रव्य है, उस द्रव्य में जब रस आदि समान हो जाए, ठीक है, ये रस आदि समान हो जाए, पर कोई विशिष्ट कर्म, मतलब फिर भी किसी का विशिष्ट जो कर्म है, विशिष्ट कर्म हो तो उसका कारण प्रभाव होता है। मतलब देखो जब रस सेम है, गुण सेम है, वीर्य सेम है, विपाक सेम है, ठीक है, ये सभी सेम है, सारे ही सेम है, सब में अधिक बलवान है, मतलब जितने बलवान है वो सब समान बलवान है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि सभी के पास 10 पावर है, 10 की ताकत है, 10 की ताकत, 10 की ताकत, 10 एक मैंने रेंज दे दिया, सभी के पास बराबर ताकत है। लेकिन उसमें भी कभी कभी क्या होता है, किसी विशिष्ट कर्म के द्वारा कि रस के अनुसार काम होता है या कर्म के अनुसार काम होता है, ठीक, मतलब किसी के अनुसार इसमें जो कर्म होता है वो प्रभाव के कारण होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे देखो रस सेम है, गुण सेम है, वीर्य सेम है, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी मान लो कभी कभी जो कर्म होता है ना, विशिष्ट जो कर्म होता है वो प्रभाव के कर्म होता है, प्रभाव के कारण होता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझो, अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो इसका जो रेफरेंस है अष्टांग सूत्रस्थान 9। देखो दंती और चित्रक, इनका जो रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक का प्रभाव सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है, सेम है। लेकिन देखो अब हम बात करते हैं प्रभाव की, तो प्रभाव में क्या परिभाषा बताइए, रस आदि साम्य, मतलब जो रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, ये सभी समान है, ठीक है। यत् कर्म विशिष्टा, ये सभी समान है, फिर भी कुछ एक कर्म होता है, एक विशिष्ट कर्म होता है। जो विशिष्ट कर्म होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रभाव जन्म, यानी प्रभाव के द्वारा होता है, ठीक। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि दंती एंड चित्रक रस आदि में एक समान होता है। देखो जो दंत्री और चित्रक होता है वो रस, गुण, वीर्य, विपाक सभी में एक समान होता है, लेकिन दंती विरेचक कार्य करती है जबकि चित्रक विरेचक कार्य नहीं करती। अब दोनों ही द्रव्य सेम है तो दोनों ही द्रव्य को जो कर्म होता है वो सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो चित्रक है वो अपने प्रभाव की वजह से विरेचक नहीं है, और जबकि विरेचक और दंती विरेचक है। याद रखना, दंती और चित्रक जब रस आदि गुण में जब समान होने चाहिए तो कर्म भी समान होना चाहिए था। फिर इनमें से एक द्रव्य विरेचक और एक विरेचक नहीं है, तो इसका जो कारण बताया गया है वो बताया गया प्रभाव की वजह से। और देखो एक और एग्जांपल कि द्राक्षा जिसको मनुक्खा कहते हैं, मधुक जिसको मुलेठी कहते हैं। मधुक और मधुक में कन्फ्यूज मत होना कि जब छोटा हुआ है तो छोटा ही मुलेठी में होता है तो मुलेठी होता है, बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, महुआ हो जाएगा, तो इसमें ठीक है। देखो द्राक्षा जिसको मनुक्खा कहते हैं, ठीक है, द्राक्षा मनुक्खा भी कहते हैं, कुछ कुछ अंगूर भी कहते हैं, कुछ कुछ ग्रेप्स जो होता है या फिर किसमिस भी कहते हैं, ठीक है। देखो द्राक्षा यहाँ पर हम मुनक्खा से लेते हैं, जो द्राक्षा होती है जो मुलेठी होती है, ठीक है। इन दोनों के जो रस, गुण आदि, वीर्य, विपाक सब सेम है, ठीक, लेकिन द्राक्षा विरेचक होता है जबकि मुलेठी विरेचक नहीं होता। मुलेठी क्या होती है, वमन कराती है, तो ये ऐसा क्यों कराती है, वो अपने प्रभाव की वजह से कराती है, ठीक।
देन उसके बाद आता है घृत एंड क्षीर। देखो घृत एंड क्षीर रसगुण आदि वीर विपाक सब कुछ सेम होता है, लेकिन घृत अपने प्रभाव की वजह से अग्निदीपक होता है और क्षीर अग्निमंद होता है। ठीक है, ये अग्निदीपक होता है, ये अग्निदीपक नहीं होता, ये अग्निमंद होता है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? प्रभाव की वजह से बताया गया है। और भी इसमें आप देख सकते हो, देखो और भी कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे गोधूम हो गया और यब हो गया, मतलब जो गेहूँ हो गया। और देखो यहाँ पर जो गोधूम और यब के मधुर और गुरु गुण सामान्य गुण सेम थे, लेकिन इनके विशिष्ट गुण एक बात को हराने वाला है, एक बात को बढ़ाने वाला है, वो भी प्रभाव की वजह से। इसी तरह मत्स्य और पेय में, मतलब मछली और दूध में आप समझ सकते हो, दोनों को जो गुण होते हैं वो मधुर और गुरु होते हैं, लेकिन इनके जो विशिष्ट गुण है, मधुर जो मछली होती है वो उष्ण होती है, जबकि जो दूध होता है वो शीत होता है। ये भी प्रभाव की वजह से होता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। प्रभाव के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 एग्जाम्पल अपने माइंड में रखने हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप व्हाट्सअप पे भी कुछ ना कुछ डाउट हो तो अपना पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।